नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। पहला, सेडिशन लाइज इन द इफेक्ट नॉट इन कंटेंट। ये आर्टिकल लिखा है आपका सत्विक वर्मा साहब ने, एडवोकेट है दिल्ली के, और काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, काफ़ी बैलेंस्ड व्यू पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे। सेडिशन का ये जो लॉ है, इसको इंडियन पीनल कोड में 1870 में जोड़ा गया, और सेडिशन ये जो लॉ है ये हमारे संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बारे में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जिस प्रकार से इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या बोलना था विद रिस्पेक्ट टू ये जो कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को पकड़ के जेल में डाला गया था। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं 2016 से लेकर 2019 के बीच में, और अभी के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर किस प्रकार से इस एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज ने इस एक्ट को बचा कर रखा है। क्योंकि इंडियन पीनल कोड में जब ये लॉ इंक्लूड किया गया था तो ऑब्वियस सी बात है यूके की गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था, और बाद में आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने स्टैट्यूट बुक से इसको हटा देगा, लेकिन हमारी स्टैट्यूट बुक में ये आज भी है। समझ गया बात को? तो भाई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का क्या बोलना है इस सेक्शन 124 ए के बारे में, जो कि सेडिशन की बात करता है। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे। काफी बैलेंस्ड, मैं कहूंगा प्रॉपर व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर अ साइंटिस्ट इन द पेंडेमिक, ये कहानी बता रही हैं, ये डॉक्टर हैं उमा रामकृष्णन, प्रोफेसर हैं NCBS TIFR में, और अपने एक कलीग की कहानी सी बता रही हैं। आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक ठाक आर्टिकल है, कुछ खास स्टैटिस्टिक नहीं है इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए जो एक स्कीम लॉन्च की हमारी सरकार ने, जिसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसका क्या आप कह सकते हो यूटिलिटी है, और कैसे ये एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को बढ़ाने के लिए रोल प्ले कर सकता है, कैसे सरकार एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने के लिए रोल प्ले कर रही हो, और क्या पोटेंशियल है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का इंडिया में, इसको समझेंगे। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर समझ रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओनली। तो ये मीट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री, तो चिकन्स की वेयरिंग, अंडे वगैरह, ये सब आपका एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का पार्ट है। शीप को रेयर करके वूल बनाना, ये सब भी आपका एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है। फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल है डीलिंग विद द बिगर नेबर चाइना। अभी इंडिया चाइना, बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई है कि चाइना इंडिया के प्रति इतना दुश्मन क्यों बना हुआ है और रशिया के प्रति इतना दोस्त क्यों बना हुआ है, तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई। इसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि चाइना इंडिया पे काफी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी के लिए इस आर्टिकल को मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। फिर लॉस ऑफ ट्रस्ट, पुदुचेरी में बीजेपी ने जो किया, सरकार गिरा दी गई है वहां पे कांग्रेस की, और जल्दी वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो सरकार गिराने का कोई मतलब नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, और अब इलेक्शंस में पता चलेगा कि अगली सरकार कौन बनाएगा। बट किस प्रकार से यहाँ पे सरकार गिराई गई है कांग्रेस की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनली समझेंगे इस आर्टिकल को, लेवल प्लेटफॉर्म्स। इसके लिए कल रात में मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच की जो लड़ाई है, और किस हद तक ये जो ऑस्ट्रेलिया का लॉ है जो कि बोलता है कि भाई अगर आप फेसबुक के अगर ऑस्ट्रेलिया के मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक फेसबुक साइट पे शेयर किए जाएंगे तो उसके लिए फेसबुक को एड रेवेन्यू देना पड़ेगा उस मीडिया हाउस को। तो इसके अगेंस्ट फेसबुक ने तो जंग सी छिड़ दी ऑस्ट्रेलिया की सरकार के खिलाफ। गूगल एक कंसिलिएटरी अप्रोच लेके चल रहा है। एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका रेफरेंस दे दूंगा, और यहाँ पे जो 2-3 बातें एक्स्ट्रा कही गई हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो ये 5 आर्टिकल्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यही लगे तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक चाइना वाला आर्टिकल जो छूटा हुआ है उसको मैं कोशिश करूंगा कि अलग से आपके लिए लेके आऊँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए, मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बन सकते हैं। NCERT 6 से 12th की सारे टॉपिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे मैंने कवर कर रखे हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट्स को जवाब दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए, या जो भी मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ, उसके भी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई सेडिशन लाइज इन अफेक्ट नॉट इन कंटेंट। इट इज नॉट सेडिशियस एक्ट्स बट द परसिक्यूशन एंड लेबलिंग ऑफ डिसेंटर्स दैट इज क्रिएटिंग क्रैक्स इन सोसाइटी। रिसेंटली हमने देखा गया है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लेके आई है सरकार,
और जब सेडिशन के चार्जेस की बात की गई तो ऑब्वियस सी बात है हम पहुंच जाते हैं 1870 में, 1870 में, जब इंडियन पीनल कोड में सेडिशन लॉ को इंक्लूड किया गया था। ये जो सेक्शन 124 ए है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पीनल कोड में इंक्लूड किया 1870 में, तो 1870 में ये सेडिशन लॉ एग्जिस्टेंस में आ गया था। और आप समझ सकते हो कि 1870 में क्या हालात थे। उस समय पर ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, तो इस तरीके के लॉ कॉमन थे। हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद इस बात पर सवाल उठाया गया कि ये सेडिशन लॉ किस हद तक सही है इंडिया में। तो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में जजमेंट दिया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेडिशन की, ये सही है। और किस बेसिस पे बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, फ्री स्पीच आप अनलिमिटेड तरीके से नहीं बोल सकते। फ्री स्पीच के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स की वीडियो देखी जाएगी। तो पब्लिक ऑर्डर, रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, ठीक है ना भाई, यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की चीजें अगर आपकी स्पीच से टूटती हैं तो भाई आपको सेडिशन से चार्ज किया जा सकता है। साफ साफ ये बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट मेड क्लियर दैट अ सिटीजन हैज अ राइट टू से और राइट व्हाटएवर शी लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट और इट्स मेजर्स। फिर से पढ़ देता हूं उसको। इट मेड क्लियर दैट अ सिटीजन हैज द राइट टू से और राइट whatever she likes about the government or its measures by way of criticism or comment, as long as she does not incite people to violence against the government established by law or with the intention of creating public order। मतलब कि भाई आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट पर कमेंट कर सकते हो। ऐसा बोला गया किसमें? ऐसा बोला गया केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। बस आप गवर्नमेंट को हटाने की जगह, मतलब लीगली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाने की साजिश, लोगों को वायलेंस के प्रति भड़काना, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना, ये सब आप नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं भाई आप जो देखो तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का जो पर्सपेक्टिव है वहां तक तो सही है, लेकिन इस लॉ को बहुत हद तक डिसेंट को शांत करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ केस के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस सेक्शन 124 ए के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के केस में क्या बोला? यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की पुलिस के लिए, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर आप सेडिशन के प्रोविजंस को इन्वोक कर रहे हो, सेक्शन 124 ए को अगर आप इन्वोक कर रहे हो, तो आपको प्रायर कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है सेडिशन को इन्वोक करने से पहले। वो गाइडलाइंस क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द वर्ड्स एंड एक्शंस कॉज डिसअफेक्शन, एनमिटी एंड डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट as they must be of the magnitude that they incite violence or tend to create public disorder। यानी कि भाई अगर आप किसी के अगेंस्ट सेडिशन के प्रोविजंस लगा रहे हो तो पहले तो आप ये देखोगे कि वो पर्सन जो कुछ भी बोल रहा है क्या वो इतना डिसइंफेक्शन, एनमिटी और डिसलॉयल्टी पैदा कर रहा है सरकार के प्रति कि भाई लोग सड़क पे उतर के वायलेंस करने लगे, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने लगे। तो अगर कोई इंसान ने कुछ कहा या कुछ किया और वो इतना बड़ा है कि भाई पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस हो सकता है, तो ही आप उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाओगे। अगर वो चीज इतनी बड़ी नहीं है तो आप सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते। कुल मिला के यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट करने की कोशिश क्या कह रही है कि भैया सेडिशन के लॉस को आप डिसेंट को शांत करने के लिए नहीं लगा सकते। अगर किसी ने ऐसा क्रिटिसिज्म किया है जिसके चलते पब्लिक ऑर्डर नहीं खराब हो सकता, ठीक है ना, तो आप डिसेंट ये सेडिशन नहीं लगाओगे। प्लस बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ और बात बोली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि सेडिशन का लॉ इन्वोक करने से पहले आपको लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा। किससे लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा? वो भी इन राइटिंग लेना पड़ेगा, कि ऐसे नहीं कि आप वकील के पास गए और वकील से बात करके आपने ओपिनियन ले लिया। नहीं, आप लीगल ओपिनियन लोगे इन राइटिंग फ्रॉम अ लॉ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और ये लॉ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन राइटिंग आपको ये ओपिनियंस देगा कि हाँ भाई कुछ ऐसी प्री कंडीशंस हो चुकी हैं जिसके चलते सेडिशन का लॉ यहाँ पे होना जरूरी है। और इस लीगल ओपिनियन के साथ साथ एक सेकेंड ओपिनियन लेना पड़ेगा आपको स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ। और जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी कि भाई एक लॉ ऑफिसर लीगल राइटिंग में दे देगा और दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द स्टेट सेकेंड ओपिनियन देगा, वो भी राइटिंग में ही देगा कि हाँ भाई आपको सेडिशन लॉ लगाना है, तो आप सेडिशन लॉ लगा लो। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला सरकार को। लेकिन आप समझिए यहाँ पे
इन सब चीजों के बाद कई बार हमारी जुडिशरी, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्यूमरस ओकेजन्स पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बोल चुकी हैं कि आप सेडिशन के प्रोविजंस को गलत प्रकार से प्रयोग मत करें। उसके बाद भी कोर्ट के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद भी इस सेडिशन के लॉ का बहुत गलत तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई है, और जो भी सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलता है उसको इस सेडिशन लॉ के अंदर चार्ज किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ये रिपोर्ट है ऑन द बेस ऑफ डाटा प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। 2016 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी नंबर ऑफ केसेस हैं सेडिशन के अंदर अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड, वो बढ़े 160% से। सोचिए 2016 और 2019 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से सेक्शन 124 ए के अंदर जितने भी सेडिशन के केसेस लगाए गए हैं वो 160% से बढ़े। लेकिन कन्विक्शन आप देखिए 2016 में 33.3% था, 2019 में आ गया ये 3.3% पे। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट में खड़े होकर आपको गिल्टी प्रोनाउंस करना। एक चीज होती है आपके ऊपर सेडिशन का इल्जाम लगाना, दूसरी चीज होती है कि उस इल्जाम को कोर्ट में साबित करना। तो अगर कोर्ट ने आपको सजा सुना दी मतलब यू आर कन्विक्टेड, आप गिल्टी हो उस क्राइम के लिए। तो कन्विक्शन रेट यहां पे 3.3% पे आ गया है। समझ गए आप बात को? तो ये एक आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड कि भाई इल्जाम बहुत सारे लोगों पे लगाया जा रहा है, लेकिन उस इल्जाम के चलते जितने लोगों को सजा हो रही है वो बहुत कम है। तो इससे मतलब निकलता क्या है? इससे मतलब ये निकलता है कि द एम इज नॉट टू पनिश और कन्विक्ट एनीवन बट टू इनकार्सरेट देम, द प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। कहने का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल्स जो कि गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज करना सेडिशन के एम्बिट के अंदर नहीं आता है। ये साफ साफ बात बोली थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने केदारनाथ केस में 1962 में। केदारनाथ बेंच ने साफ बोला था कि केवल पब्लिक डिसऑर्डर, जबरदस्ती, वायलेंस को इंसाइट करना, इस तरीके के बेसिस पे ही आप सेडिशन लॉ लगा सकते हो। सरकार को क्रिटिसाइज करना सेडिशन लॉ लगाने का बहाना नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे सेडिशन लॉ लगाया जाता है। और अब सेडिशन लॉ का जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये नहीं है कि आप किसी को सजा दो उसने गलती की है। टारगेट ये है कि वो लोग जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी सजा को आप थोड़ा सा लंबा करो, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि यहां पे अगर आप लीगल प्रोविजंस की बात करो तो भले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की 1962 में, इसने सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था 1962 में। 1962 से लेके आज तक में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। हम लोग चल रहे हैं 2021 में। 1962 का जमाना कुछ और था, 2021 का जमाना कुछ और है। आजकल हम लोग इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, और सोशल मीडिया की दुनिया में जो न्यूज होती है वो आग की तरह फैलती है, इंफॉर्मेशन आग की तरह फैलती है। आज की डेट में साइबर बुलीज इतने हैं। तो बेसिकली ये जो फॉरेन लीगल ऑर्डर था, यहाँ पे बात हो रही है सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये फॉरेन लीगल ऑर्डर आज की डेट में उतना रेलेवेंट नहीं रह गया है। और ये इस बात से पता चलता है कि यूनाइटेड किंगडम जिसने हम पे 200 साल राज किया और जिसके अंदर में ही ये सेक्शन 124 ए लाया गया था इंडियन पिनल कोड ने, यूनाइटेड किंगडम ने सेडिशन लॉ को अपने यहाँ पे 2010 में एलिमिनेट कर दिया। हमारे यहाँ पे 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई ये सेक्शन 124 ए अब जस्टिफाइड नहीं है। अगर पब्लिक डिसऑर्डर की अगर आप बात करते हो, अगर आप वायलेंस की बात करते हो, तो इन सब चीजों से डील करने के लिए हमारे पास दूसरे लीगल प्रोविजंस भी हैं। एग्जैक्टली सेक्शन 124 ए को पब्लिक डिसऑर्डर, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंटरनेशनल सोवरेन मतलब नेशनल सोवरेनिटी, इन सब चीजों के लिए सेक्शन 124 ए की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों के लिए हमारे पास और भी प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 124 ए की यूटिलिटी अब खत्म हो चुकी है। ये बात लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बोली 2018 में। कहीं ना कहीं सेक्शन 124 ए कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, ये सरकार को एक मौका देता है कि लोगों को परेशान किया जाए। उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो जो सेडिशन का लॉ है वो हमारे स्टैट्यूट बुक में है। तो अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। ऑथर ये कह रहे हैं कि हमें करना ये चाहिए, और एक्चुअली हमें नहीं, हमारी कोर्ट्स को ये करना चाहिए। ऑथर कह रहे हैं कि जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो जब भी सेडिशन लॉ से रिलेटेड किसी भी केस को हेयर करते हैं, वहां पे उन्हें करना क्या है, वहां पे उनको उसका इफेक्ट देखना है। ज्यादातर वेस्टर्न बेस्ड कंट्रीज में यही होता है। क्या होता है भाई कि इफेक्ट बेस्ड टेस्ट, अगर किसी पर्सन ने वायलेंस को प्रोवोगेट करने की कोशिश की है, सरकार के खिलाफ ये
साजिश करने की कोशिश की है, तो इस साजिश का एक्चुअली में इफेक्ट क्या आया, एक्चुअली में इम्पैक्ट क्या आया, उस इम्पैक्ट के बेसिस पे आप किसी को सजा सुनाओ, ना कि सिर्फ आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि भैया आप 124 ए के अंदर ये करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई ये तो देश के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑथर ये बोल रहा है, ऑथर कौन है, सत्विक वर्मा साहब ये बोल रहे हैं कोर्ट को कि कोर्ट जब भी इस प्रकार के केसेस को हियर करें, ये देखें कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो कुछ भी किया उसका फाइनल इंपैक्ट क्या आया। अगर उसके फाइनल इंपैक्ट में सच में पब्लिक डिसऑर्डर हुआ है, वायलेंस हुआ है, रेबेलियन हुआ है, तो ऐसे केसेस में उसके ऊपर सेडिशन लगा के आप उसको सजा दे सकते हो। बट उसने जो कुछ भी किया उसका कोई फाइनल इंपैक्ट नहीं हुआ, बस इतना ही इंपैक्ट हुआ कि उसने सरकार को क्रिटिसाइज किया, तो इन बेसिस पे उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पे सत्विक वर्मा साहब बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ऑन ग्राउंड इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए सरकार की है, और सरकार इम्प्लीमेंट करेगी इस बात की देखिए कोई गारंटी है नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए ये था एनालिसिस, आगे चलते हैं। न्यू पैराडिग्म इन एनिमल हस्बेंड्री, बूस्टिंग द सेक्टर विल ब्रिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। इस आर्टिकल को लिखा है अतुल चतुर्वेदी साहब ने और नैना शर्मा साहब ने। ये काफ़ी आर्टिकल मैं कहूँगा कि अच्छा है। देखिए क्या बोला जा रहा है। Among a variety of policy concerns, the ongoing discussion over farm laws has fixed the spotlight on infrastructure investment necessary to boost productivity level and फिर critical vaccine production। कहीं ना कहीं भैया हमारे देश में जब भी फार्म लॉज की बात होती है, तो फार्म लॉज में ये बात होती है कि भाई नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर में, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को दकियानूसी बना रहा है, पुराना बना रहा है, प्रोडक्टिविटी लेवल कम है, तो इन्वेस्टमेंट लेके आना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो बहुत प्रकार का हो सकता है, चाहे आप एग्रीकल्चरल टूल्स की बात कर लीजिए, ट्रैक्टर, सीड, इन सब की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चरल फैक्ट्रीज की बात कर लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए। इन सब को इम्प्रूव करने के लिए सरकार जस्टिफाई करती है अपने फार्म लॉस को, ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये आर्टिकल लिखा है अतुल चतुर्वेदी साहब ने, और अतुल चतुर्वेदी साहब अभी के लिए सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज में, और नैना शर्मा काम करती हैं इन्वेस्ट इंडिया में। और अतुल चतुर्वेदी और नैना शर्मा दोनों गवर्नमेंट के बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके जो व्यूज होंगे वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट प्रो होंगे, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की बुराई नहीं मिलेगी। चलिए कम से कम इतनी अच्छी चीज हो रही है आजकल द हिंदू में कि कुछ प्रो गवर्नमेंट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। नहीं तो द हिंदू की खास बात यह है कि वो हमेशा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी दिखाता है, प्रो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी कभी नहीं आ छपती इसमें। बट रिसेंटली देखने को मिला है द हिंदू में कि कुछ आर्टिकल सरकार के फेवर में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोनों लोग ये बोल रहे हैं कि फार्म लॉस के अंदर जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट सरकार करने की बात कर रही है, अगर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं तो ये जो पैंडेमिक की वजह से हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, इससे हम लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएंगे। और इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल इंपैक्ट मिलेगा वो फार्म सेक्टर को मिलेगा, और ये फार्म सेक्टर के ऊपर जो बेनिफिट आएगा ये पूरे इंटायर इकोनॉमी में फील होगा। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अब इसके लिए किया क्या गया इसको समझना जरूरी है। जून 2020 में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद भी बहुत से लॉकडाउन आए स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। इस समय पे बहुत सारे सरकार ने मेजर्स लॉन्च किए हमारी इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए। उसमें एक मेजर था एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दिस इज बेसिकली एन अलाइड इंडस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर होता है, ये देश में 10 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और 10 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं, और ज्यादातर लोग जिनको ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है ये रूरल इलाकों में लोकेटेड है। और आपको पता है कि रूरल इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। माइग्रेंट क्राइसिस के बाद तो ये प्रॉब्लम और एक्यूट दिखी। तो कहीं ना कहीं ये जो एनिमल हस्बेंड्री को बनाने वाला जो पुश है सरकार का, इसको सोशियो इकोनॉमिक रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव के इलाकों में जो गरीबी है, भुखमरी है, कहीं ना कहीं उससे लड़ा जा सकता है। ये जो AHIDC है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको AHIDF ही बोलूंगा मैं, DC बोल गया, सॉरी, AHIDF। तो AHIDF इसमें आउटले कितना रखा सरकार ने? 15,000 करोड़ रुपए इसमें रखा, ठीक है ना भाई। और प्रोविजंस क्या है इस AHIDF के? प्रोविजंस ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में अगर कोई प्रोजेक्ट खोला जाता है
तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए 90% ऑफ द जो अमाउंट है वो AHIDF से दिया जा सकता है। तो सरकार इस AHIDF में 15,000 करोड़ रुपए डालेगी और इस 15,000 करोड़ रुपए से लोन दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री के इनिशिएटिव को। तो मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कोई इनिशिएटिव, कोई प्रोजेक्ट सामने सबमिट किया गया, सरकार को वो प्रोजेक्ट पसंद आया, तो उसमें 90% तक का लोन दे सकती है सरकार फ्रॉम AHIDF और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन समझते हो कि नॉर्मल लोन अगर 8% का है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब केवल 5% इंटरेस्ट देना है आपको। ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपको AHIDF के अंदर अपना लोन पास कराना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू। सबसे पहले आप अपनी DPR बनाओगे, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे और उस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप सरकार के उद्यमी मित्र पोर्टल पे अपलोड करोगे। अब आप बोलोगे उद्यमी मित्र पोर्टल क्या होता है? मैं आपको बता दूं, उद्यमी मित्र पोर्टल को सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला था। ये आपको मिल जाएगा udyamimitr.in पे। उद्यमी मित्र पोर्टल का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू MSMEs, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा प्रोवाइड किया जा सके और इनके डेली मर्रा के काम को चलाने के लिए टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज और दूसरी प्रकार की मदद देने के लिए, जिसको आप बोलते हो हैंड होल्डिंग सर्विसेज, ये मदद और ये पैसा इन MSMEs को उद्यमी मित्र पोर्टल के द्वारा दिया जाएगा। इस पोर्टल को लॉन्च किया सिडबी ने। तो MSMEs के लिए लॉन्च किया गया था और कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री में भी छोटे मोटे एंटरप्राइजेस खुलेंगे, वो भी आप MSME की कैटेगरी में मान सकते हो। ठीक है भाई। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि जो भी आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 7.5% जो पैसा है वो आप लोन में माइक्रो एंटरप्राइजेस को घुमाओगे। और माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक जो भी लोन में दिया जाता है उसके लिए कोई कोलैटरल भी नहीं माना जाता, ताकि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं इनको पैसा आराम से मिल सके। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं ये गरीबी को हटाते हैं और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स डाले गए किसके, AHIDF के अंदर का पैसा एनिमल हस्बेंड्री में किसको किसको दिया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को अच्छा करने के लिए दिस इज वन ऑफ अ मेजर फंड। कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, याद रखिएगा। और इस फंड में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट्स, इन सबको पैसा मिल सकता है। और ये सब इंडिविजुअल फार्मर्स को भी फैसिलिटेट करके इस फंड के थ्रू पैसा दिलवा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस स्कीम को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए तो इसका काफी फायदा हो सकता है। इसके कुछ और बेनिफिट्स को देखने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है भाई। एनिमल हस्बेंड्री और कहीं ना कहीं डेयरी चेन को आप कनेक्ट करके देख लो, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ जो भी चीजें हैं जोड़ दो। एग्रीकल्चर में क्या होता है? क्रॉप्स को उगाना। क्रॉप उगाने के अलावा फार्मर्स जो भी करते हैं, तो दूध धोना वगैरह, मीट वगैरह का काम, ये सब एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है भाई। अब चूंकि एनिमल हस्बेंड्री के साथ डेयरी सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, तो ये AHIDF फंड से होगा क्या कि चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। आपको पता है गाय भैंसे रोज सुबह दूध देती हैं, अभी इस दूध को प्रॉपर तरीके से स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नहीं खराब हो जाएगा ये। तो इसके लिए चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए AHIDF से पैसा निकाल सकते हैं। तो बल्क मिल्क कूलर्स चाहिए होते हैं जहां पे पैदा किया गया मिल्क स्टोर किया जा सके, नहीं तो वो मिल्क खराब हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल है AHIDF का। अभी के लिए देखा जाए तो 120 से 130 MMT मतलब हो गया मिलियन मेट्रिक टन्स। तो अभी के लिए 120 से 130 मिलियन मेट्रिक टन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है एज फार एज हैंडलिंग ऑफ मिल्क इज कंसर्न्ड। तो भाई इस इतने अमाउंट ऑफ मिल्क की हैंडलिंग के लिए 120 से 130 मिलियन मेट्रिक टन्स मिल्क की हैंडलिंग के लिए आराम से इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 20,000 करोड़ का। तो बहुत सारा पैसा इसके लिए AHIDF से निकाला जा सकता है। इस प्रकार का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो मिल्क प्रोसेसिंग चेन्स, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स भी डेवलप होंगी। तो ओवरऑल इस 120 से 130 मिलियन मेट्रिक टन्स के दूध को स्टोर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 20,000 करोड़ का। उसके साथ साथ मिल्क को प्रोसेस करके यूजफुल प्रोडक्ट्स में बनाना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, अगर इसका ओवरऑल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो लगभग 1,40,000 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हो पूरी की पूरी डेयरी वैल्यू चेन बन जाएगी।
और आप समझ सकते हो कि अगर 1,40,000 करोड़ की चेन बनेगी तो कितना जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे पैदा हो सकता है। फिर इसके साथ साथ आप देखो तो AHIDF को और कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई देयर इज कंसीडरेबल पोटेंशियल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल। कैटल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का पोटेंशियल, कैसे इंप्रूव करोगे? देखिए, किसी भी चीज में जितना अच्छा आप फ्यूल डालोगे उतना अच्छा उसका आउटपुट होगा। तो गाड़ी में जितना अच्छा हाई ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल डालोगे, हालांकि इंडिया में तो इतने अगला ऑक्टेन है नहीं, आप यूएस कनाडा में जाओगे तो वहां पे फ्यूल की भी क्वालिटी होती है। तो भाई कैटल की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो आप उसको अच्छा खाना खिलाओ। तो एनिमल फीड की क्वालिटी अगर आप इंप्रूव करते हो तो कैटल की प्रोडक्टिविटी भी इंक्लूड हो जाएगी। तो AHIDF के पैसे का प्रयोग करके एनिमल फीड प्लांट्स बनाए जा सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी के, और इन एनिमल फीड प्लांट्स में ऑर्गेनाइज तरीके से एनिमल फीड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी, साइलेज मेकिंग यूनिट्स बनाई जाएगी, मिनरल मिक्सचर प्लांट्स बनाए जाएंगे। कुल मिला के ये जो आपके एनिमल फीड प्लांट्स होंगे, यहाँ पे खाना प्रिपेयर किया जाएगा कैटल का, और न्यूट्रिशियस खाना होगा, और वही खाना फिर जब कैटल को फीड किया जाएगा उससे कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर उसके आगे देखिए क्या बोला है, क्या क्या किया जा सकता है। टू स्पर ऑन इनोवेटिव सॉल्यूशन, द मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया has invited ideas from domestic startups for the development of new varieties of green fodder and enriched animal feed। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके नए नए डोमेस्टिक स्टार्टअप्स खोल सकती है। वो डोमेस्टिक स्टार्टअप्स जो नया वैरायटीज ऑफ ग्रीन फॉडर डेवलप करेंगे, एनरिच्ड एनिमल फीड को ये लोग डेवलप करेंगे। फिर अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप ऑफ 10 to 18 MMT इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल कंपाउंड कैटल फीड, यानी मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कैटल फीड की बात करिए तो 10 से 18 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कैटल फील्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, जिसको बनाने के लिए आराम से 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। और अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो जॉब्स तो देखिए क्रिएट होंगी ही होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी तक हमने इकोनॉमिक एंगल की बात की कि भैया डेयरी सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में, न्यूट्रिशनल फीड में, फीड प्रोडक्ट्स जो कि आप कैटल को खिलाओगे, इन सब में पैसे का क्या पोटेंशियल है, इन सब में न्यूट्रिशन का भी पोटेंशियल है दोस्तों। ठीक है भाई, पोल्ट्री सेगमेंट्स का जो आउटपुट है, एफिशिएंसी है और क्वालिटी है, इसको अगर आप बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं देश का जो हेल्थ इंडिकेटर है वो भी अच्छा होगा। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट चिकन मीट प्रोड्यूसर। हालांकि ये अलग बात है कि इंडिया में जो चिकन मीट पैदा होता है उसकी रिलायबिलिटी पे और उसके हेल्दीनेस पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। खासकर ये जो फार्म चिकन होता है, सफेद वाला जो आता है, देसी मुर्गा तो कहाँ ही मिलता है आज की डेट में, लेकिन ये जो व्हाइट वाला चिकन आता है इसके ऊपर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि ये हेल्दी नहीं है, इसको केमिकल्स के इंजेक्शन मार के उगाया जाता है, नाना प्रकार के इस प्रकार की चीजें उठती रहती हैं। बट कहीं ना कहीं इंडिया 4th लार्जेस्ट चिकन मीट प्रोड्यूसर है और 2nd लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। तो अगर इन प्रोड्यूस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके तो वी विल बी वेल पोजिशन टू हेल्प मिटिगेट रैम्पेंट माल न्यूट्रिशन गिवन दैट चिकन मीट प्रोवाइड्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन पर यूनिट। तो भाई चिकन जैसी चीजें, एग, ये सब बहुत ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चों में और लोगों में बांटा जा सके तो जो हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन है उसको हम कम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एग्स को तो अब देश की बहुत सारी आंगनवाड़ी में मिड डे मील प्रोग्राम में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जैसे जैसे आप पोल्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एग्स और चिकन जैसे खाने का एक्सेस है वो देश की आबादी को मिलता जाएगा, और वैसे ही वैसे देश के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो और इंप्रूव होते जाएंगे। और इसके और भी मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। मैक्रो बेनिफिट्स क्या है कि इससे क्लाइमेट चेंज तो ठीक होगा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा ये तो मैंने आपको बताया है। भाई अब इतना इन्वेस्टमेंट करोगे डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैटल फीड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए लोगों को तो हायर करना ही पड़ेगा। तो लगभग 30 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, 30 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, और इंडियन डेयरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लोगों के न्यूट्रिशन आउटकम्स को तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे। साथ साथ क्लाइमेट चेंज वाला फैक्टर भी यहाँ पे निकल के आता है। जब आप ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एफिशिएंट होगा, और एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कार्बन फुटप्रिंट को बैलेंस करता है, कार्बन एमिशंस को कम करता है। तो ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों बताई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, लॉस ऑफ ट्रस्ट। By engineering defections in Puducherry, the BJP might have lost more than it gained.
मैंने कल की डेट में इसके ऊपर आपके साथ करंट अफेयर्स में भी डिस्कशन किया था, लॉस ऑफ ट्रस्ट। देखिए पुदुचेरी में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत लंबी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और कल के मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि फ्लोर टेस्ट ऑर्डर किया है किसने, तमिलसाई सौंदरराजन जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आए हैं कहां पे, पुदुचेरी में। पुदुचेरी रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है क्योंकि किरण बेदी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दिया। अब चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी जी ने रिजाइन कर दिया है क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाए। अगर आपसे कुछ महीने पहले चले जाओ तो वी नारायण स्वामी की सरकार के पास पुदुचेरी की 33 मेंबर्स की असेंबली में 19 की मेजोरिटी थी। मैं आपको बता दूं कि पुदुचेरी में जो 33 मेंबर्स है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, हालांकि स्टेट नहीं है पुदुचेरी, यूनियन टेरिटरी है, बट वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। इस 33 में से 30 इलेक्टेड होते हैं, 3 नॉमिनेटेड होते हैं। ये जो 3 नॉमिनेशन होती है वो केंद्र की सरकार करती है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे केंद्र की सरकार ने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर रखा हो, तो बीजेपी पार्टी वर्कर्स इन 3 सीटों पे बैठे थे। बाकी 30 सीटें इलेक्टेड थी, इन 30 में से 19 किसके पास थी, वी नारायण स्वामी के पास थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीजें अलग हो गई। एक कांग्रेस एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया लास्ट ईयर, 6 एमएलए फ्रॉम कांग्रेस डीएमके, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम के 6 एमएलए हट गए, जिसमें से 2 मिनिस्टर थे। 2 एमएलए ने तो फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले अपनी कुर्सी छोड़ दी और बाद में जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो कुल मिला के 33 में से 7 मेंबर्स हट गए। पहले तो एक हट गया, कांग्रेस के मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए, और 6 और छोड़ दी सीटें, तो 26 सीटें इफेक्टिवली बची। इन 26 में से वी नारायण स्वामी जी के पास 12 थी, और बाकी 14 पहुंच गई 3 पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिसमें एक है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC, एक है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़ागम, और एक है बीजेपी। तो अब चाहे तो ये 3 पार्टीज मिलके यहाँ पे सरकार बना सकती हैं, बट शायद ये मिलके सरकार ना बनाए, क्योंकि ऑलरेडी पुदुचेरी में इलेक्शंस होने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, कुल मिला के बोला ये जा रहा है कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन को डील करने वाला एलिमेंट है ना, ये ऑन ग्राउंड प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट नहीं होता। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप समझिए यहाँ पे कि भाई 2 लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी, ठीक है ना, और फिर जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये क्या सही है, क्या ये लीगल है? मतलब 2 लोग कांग्रेस की अपनी सीटें छोड़ रहे हैं और जाके बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो ट्रेंड सा देखने को मिल गया है यहाँ पे। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे पॉलिटिकल डिफेक्शन हो रहा है। ये अलग बात है कि जब उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी तो वो मेंबर नहीं रहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, बट ये कितना अनएथिकल है कि आप कांग्रेस की तरफ से इलेक्ट हुए, बाद में आपने सीटें छोड़ी और आप जाके पीछे से बीजेपी में मिल गए। तो कम सीटें हो गई, 26 हो गई आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब आराम से 26 में 14 की मेजोरिटी पा सकती है बीजेपी। तो ये जो डिफेक्शंस है ना, ये डिफेक्शंस ओवरऑल बीजेपी की जो इमेज है, इस इमेज को खराब कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे भाई मोदी जी को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मोदी जी ने बोला कि देखिए जो डेमोक्रेसी है ये हमारे संस्कार में होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पे डिफेक्शन करा रही, संस्कार दिख नहीं रहे हैं, इस बेसिस पे जो आर्टिकल है वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब क्रिटिसाइज करना सही है या नहीं है, देखिए सरकार बहुत अलग तरीके से काम करती है। जब आप सरकार में पहुंचोगे तब आप सरकार के काम करने के तरीके को समझोगे। अगर आप कभी IAS बनते हो तो ये जितनी भी प्रकार की चीजें ऑन ग्राउंड पे हो रही हैं, आप इनके मतलब आराम से समझने लगोगे। अभी के लिए तो हम लोग जब न्यूज़पेपर में डिस्कस करते हैं, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं, तो प्रैक्टिकलिटी से अलग हटके हम लोग कहीं ना कहीं एक आइडियलिस्ट अप्रोच फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट चीजें ऑन ग्राउंड आइडियलिस्ट तरीके से चलती नहीं है। चीजें ऑन ग्राउंड बहुत अच्छी होती नहीं है, चीजें ऑन ग्राउंड बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। आप थोड़ा सा भी इमोशनल होना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही अपनी डेली डीलिंग्स पे, और पॉलिटिक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लेवल प्लेटफॉर्म्स, अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म पे फॉर न्यूज। भाई यहां पे सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक आर्टिकल बना रखा है मैंने, एक वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देख लो जाके। दिस इज दैट वीडियो। कल ही मैंने इसको वीडियो को अपलोड किया है, फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इशू। ठीक है, वाई न्यूज, द प्रपोज्ड लॉ, द स्ट्रेटेजिक ऑफ बिग टेक्स, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के जो नियम कानून है उनमें क्या डिफरेंसेस, और इंडिया के रिस्पेक्ट में स्टैटिस्टिक्स क्या है इन बिग टेक्स के। देखिए नया लॉ आया ऑस्ट्रेलिया में, और ये लॉ गूगल और फेसबुक को बोलता है कि पैसा दो। मेरी कल वाली अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो आज के इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने कल की वीडियो में कवर ना किया हो। हालांकि कहीं ना कहीं आज का ये जो आर्टिकल है ना, वो मीडिया हाउसेस की तरफ टिल्टेड नजर आता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने क्या किया है कि गूगल फेसबुक से बोला है कि जिन मीडिया हाउसेस की न्यूज आप अपने प्लेटफॉर्म को दिखा रहे हो ना, उनके साथ अपना पैसा शेयर करो, उनके साथ अपना एड रेवेन्यू शेयर करो। गूगल ने तो फिर भी चलो जो भी थोड़े बहुत
रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट से साइन करने शुरू कर दिए। फेसबुक ने तो जंग सी छेड़ दी। फेसबुक ने बोला हम कोई पैसा नहीं शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, और अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया आउटलेट्स की न्यूज़ को शेयर ही नहीं कर सकते फेसबुक पे। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलियंस फेसबुक को ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स की भी लिंक नहीं शेयर हो सकते। तो कुल मिला के काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो गई हैं वहाँ पे। ओके, प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशंस की बात करिए तो साफ साफ ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जो बिग टेक्स है, ये बिग टेक्स बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, और ये जो मीडिया हाउसेस हैं कहीं ना कहीं ये मीडिया हाउसेस घाटे में जा रहे हैं। मीडिया हाउसेस की न्यूज़ को उठा के इन बिग टेक्स ने कहीं ना कहीं जर्नलिज्म को कमज़ोर किया है। जर्नलिज्म में बहुत सारे जर्नलिस्ट की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि जर्नलिज्म की जो वेबसाइट है वहाँ पे जिस प्रकार का ट्रैफिक होना चाहिए वो ट्रैफिक हो नहीं पाता है। ज़्यादातर लोग इन बड़े बड़े बिग टेक्स की वेबसाइट पे चले जाते हैं, जिससे पैसा ये बिग टेक्स कमाते हैं और इन मीडिया हाउसेस के पास पैसा नहीं आता है। हालांकि इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है, ये जो रूपर्ट मर्डॉक का न्यूज़ कॉर्प है इसका वाला इशू भी यहाँ पे समझाया गया है। कुल मिला के ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि बिग टेक्स बहुत डोमिनेंट पोजीशन में है और मीडिया हाउसेस उतना डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है। तो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस और बिग टेक्स के बीच की जो पैरिटी है एज फार एज न्यूज़ सर्कुलेशन इज कंसर्न, इसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मीडिया हाउसेस का ड्यू अमाउंट है, जो पैसा है, वो उनको मिलना ही चाहिए। अभी के लिए अगर आप देखो तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, वो इस चीज़ को ज़्यादा रेगुलेट नहीं कर रही हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बिल के बारे में बात की है और बोला गया कि नहीं भाई, ये जो फेसबुक और गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इनको थोड़ा पैसा तो शेयर करना चाहिए न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और कहीं ना कहीं इंडिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब इस समय पे बहुत खुश हो रहे होंगे। क्यों खुश हो रहे होंगे? क्योंकि जब इनकी न्यूज़ पहुंचेगी बिग टेक, गूगल, फेसबुक पे जो कि पहुंचती है, कल की डेट में अगर गूगल और फेसबुक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इन मीडिया आउटलेट्स को पैसा देने लगते हैं तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इनको तो देखिए फायदा होगा ही होगा। देखते हैं इंडिया की गवर्नमेंट कब इस लॉ को लेके आती है। लॉ तो देखिए आएगा। इस प्रकार के लॉज अब ज्यादा दिन तक इंडिया में भी अवॉइड हो नहीं सकते। ठीक है, आना ही आना है। अब देखना यह है कि सरकार कब लेके आती है। फाइनली अपने आज के आखिरी आर्टिकल पे पहुंचते हैं। Adding heft to diplomacy with some help from science, the pandemic gives India a unique space to mainstream science and technology in its domestic and foreign policies. भाई यहाँ पे कुछ खास नहीं बताया गया। यहाँ पे इंडिया का जो ऑनलाइन वैक्सीन मैत्री कैंपेन है। वैक्सीन मैत्री मतलब कि हमारी जो पास कंट्रीज है और हमसे जो दूर कंट्रीज है, जितना हो सकेगा हम उनकी वैक्सीन में मदद करेंगे। कहीं ना कहीं भाई हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं और जो भी हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ हासिल की है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम दुनिया भर में लोगों की, कंट्रीज की मदद कर रहे हैं। और इसके चलते ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली के एफर्ट्स को प्रेस किया है। जो आप कह सकते हो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, जैसे बारबाडोस, डोमिनिकन रिपब्लिक। ग्लोबल साउथ मतलब वो कंट्रीज जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करती, कहीं ना कहीं वो डेवलपिंग है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिया की यहाँ पे तारीफ की है। अगर आप बात करो इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स की, तो जैसे ही हम आज़ाद हुए थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू ने भी 21 जनवरी 1959 को स्पीच देते वक्त कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों पावर्स जानते हैं साइंस की। हम कोशिश करेंगे कि हम साइंटिफिक एडवांसेस के थ्रू अपने देश के डेवलपमेंट को आगे लेके जाएं। हालांकि हमारे देश के डेवलपमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री ने बहुत हद तक रोकने की कोशिश की है, स्पेस प्रोग्राम्स में, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में, बट एक लिमिट से ज़्यादा हमको रोक नहीं पाए। आज की डेट में एशिया जैसी कंट्रीज़ में, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में, जो कि ग्लोबल साउथ को डिनोट करते हैं, वहाँ पे इंडिया की बादशाहत है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक डायनेमिज्म के साथ हम अपने साइंटिफिक इनिशिएटिव्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। न्यू दिल्ली ने नवंबर 1999 में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोला। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में पहले डेवलपमेंट असिस्टेंस लेते थे, अब डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने जो प्रोग्रेस पाई है, उसके चलते ही 21वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं हम दुनिया में सर उठा के चल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको चाइना के कॉम्पिटिटर की तरह देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूके, जापान, इजराइल, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से हम पीछे हैं।
लेकिन हम इन सारी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ साथ साइंस एंड टेक की फील्ड में भी हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक साइबर डिप्लोमेसी डिवीजन खोला है, ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन खोला है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन खोला है। क्यों? ताकि नेशन की डिप्लोमेसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा सके और एक कंसोलिडेटेड व्यू पॉइंट, एक कंसोलिडेटेड स्टैंड दिखा सके हम अपनी पूरी दुनिया को। और कहीं ना कहीं कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे हमने अपने साइंस एंड डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को दिखाया भी है। आप सोचिए, दुनिया में जब कोविड-19 फैल रहा था, जब वैक्सीन नहीं आई थी, हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल जैसी दवाइयां 150 कंट्रीज को भेजी। हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ एमओयू करके कोविशील्ड वैक्सीन को इंडिया में टेस्ट किया। हमारी कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक की वैक्सीन है, एक इंडिजीनियस वैक्सीन है जिसको ऑलरेडी हमने एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। हालांकि एफिशिएंट कितनी है इसके बारे में अभी पूरा डाटा सामने नहीं आया है। तो कुल मिला के यहाँ पे हर्ष वी पंत साहब, जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ रिसर्च एट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो यंग साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। हम सेल्फ रिलायंस तो लाने की कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनकी हम मदद भी कर रहे हैं। साइंस एंड टेक रिलेटेड रिसर्च को हम केवल अपने तक लिमिटेड नहीं रख रहे हैं, हम बाकी देशों के साथ जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लोगों और दुनिया के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इवॉल्व और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक तो नहीं है यहाँ पे, बट एक प्रकार की कहानी थी। वो कहानी मैंने जितने सिंपल शब्दों में हो सकती थी आपको बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ये मैं बार बार बोलता हूँ।